हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों 12th सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। मिड फेब से उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में वो बच्चे जो एक रिवीजन चाहते हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं, और वो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक प्रॉपर पढ़ना शुरू भी नहीं किया, मस्ती कर ली, अब ये राइट टाइम है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो ऐसे में मैं आपके लिए डेली एक क्लास लेके आ रहा हूं 12th की, जिसमें हम थोड़ी फास्ट पेस पे प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाए, लेकिन जो रिवीजन रहेगी थोड़ी फास्ट रहेगी। लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये रिवीजन कर ली, अगर आपने रोज के 30 to 35 मिनट्स मुझे दे दिए, तो एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और 12th में जो पहला टॉपिक है पार्टनरशिप, बहुत ज्यादा वेटेज है इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसी से शुरू करेंगे। तो मेरी ये लेकिन ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो इन लेक्चर से उनका भी बेनिफिट हो, इनका फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे मैंने टॉपिक का नाम लिख रखा है पार्टनरशिप, तो सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। सिंपल शब्दों में, आई थिंक एक लेमन को भी पता होगा क्या है पार्टनरशिप। मतलब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट के लिए जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। क्यों बोल रहा हूं? कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है, भाई किस के अंडर ये लिखा गया है, तो आपने बताना है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये लिखा गया है सेक्शन 4 में कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, अब ये पार्टनरशिप जो है 11th से कैसे अलग है? देखो बेटा, आपने जो 11th में पढ़ा वो पढ़ा था एज ए सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है कि आप अकेले काम करते हो, अकेले पैसे इन्वेस्ट करते हो, डिसीजन अकेले लेते हो, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ आपका, मतलब कुछ भी बिजनेस में हुआ उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो जब हमने 11th में पढ़ा, आपको याद होगा कि 11th में हमने जर्नल, लेजर, कैश बुक, डेप्रिसिएशन और लास्ट में हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। तो वो सब क्योंकि हमने 11th में अंडर सोल प्रोपराइटरशिप पढ़ लिया है, तो 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? एक स्टेप उससे आगे बढ़ेंगे। तो 12th के अंदर आपको पार्टनरशिप जब पढ़नी है तो उसमें क्या करना है? आपको याद होगा कि जब आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, तो आपको याद होगा कि आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। आई होप सबको याद है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली हमारा या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था या ग्रॉस लॉस निकलता था, ठीक है जी। या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था या ग्रॉस लॉस। अच्छा, फिर हम क्या बनाते थे? P&L अकाउंट बनाते थे, ठीक है। और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आता था, अगर प्रॉफिट आता था तो हम यहां लिख लेते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस आता था तो हम यहां लिख देते थे ग्रॉस लॉस। और सारे एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद हम निकालते थे क्या? हमारा नेट प्रॉफिट। ये आपको याद होगा, हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। और फिर हम बनाते थे क्या? हम बनाते थे एक बैलेंस शीट, ठीक है। एक हम बनाते थे बैलेंस शीट, और इस तरफ लाइबिलिटीज आ जाती थी, इस तरफ एसेट्स आ जाते थे। और कैपिटल में, जब लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते थे, तो जो भी कैपिटल होती थी, ठीक है, ये क्रॉस मतलब कुछ जो भी अमाउंट रहा होगा, उसमें हम अगर नेट प्रॉफिट आता था तो ऐड कर लेते थे, और अगर नेट लॉस आता था तो हम माइनस कर लेते थे, ठीक है। ये सब हमने किया कब? 11th में। तो 12th में क्या करने वाले हैं? 12th में आपको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना तो P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। किसी एक आध क्वेश्चन में छोटा सा बना सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं बनाना। 12th में जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में बनाया था, इसके एक और स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन के अंदर आ रहा है, उसमें चेक करो, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता रहा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल टू
पार्टनर की सैलरी, ठीक है, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स को बोनस, पार्टनर्स को कोई कमीशन देनी है, ठीक है, कुछ पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है जी, ये सब हम यहां लिखते हैं। और इस तरफ हम क्या लिखते थे, ये जो नेट प्रॉफिट हम फाइनली लेके जाते थे कैपिटल में प्लस माइनस करते थे, उस नेट प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट में ले आना है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इस तरफ एक चीज और हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट में बनाते हैं। तो एक तरफ डेबिट साइड में पार्टनर्स को जो पेमेंट जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, बोनस, और लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम सारा डेबिट में लिखेंगे। और उस तरफ नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी पार्टनर से जो ड्राइंग्स की है उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट देना है वो यहां पे आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस यहां पर, इनकम यहां पर, मतलब एक्सपेंस डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये भी हमने यहां लिखे, एक तरह से खर्चे ही हैं, और यहां पर भी हम एक्सपेंस लिखते थे, तो इन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ भाई? ये जो हमने खर्चे हैं पार्टनर्स के, यहां क्यों लिखे, यहां क्यों नहीं लिखे? तो उसमें फर्क बता दूं आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसके अंदर जो हम यहां पे खर्चे लिखते हैं, ये वो एक्सपेंस कहलाते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। हर हाल में पे करने का मतलब हो गया, हमें प्रॉफिट होगा तब भी देने हैं, हमें लॉस होगा तब भी देने हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो खर्चे आते हैं, एक्सपेंस आते हैं, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। प्रॉफिट होगा तब भी देने हैं, लॉस होगा तब भी देने हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां पर वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो खर्चे मैं यहां दिखा रहा हूं, जो पार्टनर्स को पेमेंट की जा रही है, ये आपको तब पे करनी है जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो नहीं देनी। तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ये एज ए चार्ज है, ये एक एक्सपेंस है, और ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आई होप ये क्लियर हो गया। तो यहां पर एक्सपेंसेस का फर्क आपको समझ आ गया। यहां पर जो पीएनएल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस डाले जाते हैं वो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। प्रॉफिट है तब भी देने हैं, लॉस है तब भी देना है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। इस पार्ट को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको कि 11th और 12th में क्या फर्क है, ठीक है। अब आते हैं दोबारा अपनी पार्टनरशिप पे। अच्छा, पार्टनरशिप बन गई, मान लो दो लोग जुड़ गए, पार्टनरशिप बन गई, तो सबसे पहले भाई कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम आप कितने पार्टनर बना सकते हो? 2, इससे कम तो काम चलेगा नहीं, 1 से तो काम चलेगा नहीं, तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज 2, एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम? 50 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 50। आप 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं बना सकते। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज 50 और मिनिमम 2, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप है, एक से ज्यादा लोग हैं, हर बंदे का अपना सोचने का तरीका है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्प्यूट, किसी ने कुछ सोचा किसी ने कुछ सोचा, तो डिस्प्यूट हो गए, तो हमें करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है भाई? एक ऐसी चीज जिसमें सब एग्री है तो वो एग्रीमेंट है, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटर्न। और जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? ओरल मतलब वर्बली, ठीक है, बोलकर, और रिटर्न का मतलब आप सब जानते हैं, रिटर्न मतलब लिखित में। आप जैसा मर्जी बना सकते हैं भाई, पार्टनरशिप आप जैसे मर्जी बना लो, ओरल बना लो या रिटर्न बना लो। भाई जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, उसके कंटेंट क्या है, आप थ्योरी में पढ़ लेना। मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं कि जो एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजों पे हम एग्री करते हैं। नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस,
पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, सैलरी कितनी लेंगे, कमीशन कितनी होगी, बोनस कितना होगा, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, नया पार्टनर आएगा तो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें मतलब एग्रीमेंट में आप जो मर्जी चीजें लिख सकते हो, जिस जिस पे आप चाहते हो कि डिस्प्यूट हो सकता है, जिस जिस पे आप सब एग्री हो वो लिख सकते हो, ये कंटेंट में आता है, तो आप थ्योरी में पढ़ लेना, ठीक है। तो बात कर रहे थे रिटर्न और ओरल में, तो ओरल हो गया, वर्बली, रिटर्न हो गया, इन राइटिंग। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विच वन इज बेटर, ओरल ज्यादा बेटर रहती है या रिटर्न? तो मुझे लगता है सब रिटर्न ही बोलेंगे, यस, क्योंकि ओरल क्या है, वर्बली है, और वर्बली में क्या होगा कि आपने अगर ओरल पार्टनरशिप डीड बनाई है, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपने ओरल पार्टनरशिप डीड बनाई, जस्ट ए सेकेंड, मेरा फोन, इसको मैं पहले साइलेंट कर लूं, चलिए जी, ठीक है। तो अगर हमने ओरल पार्टनरशिप डीड रखी, वर्बली रखी, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे। भाई हमने आज जो बोला है कल को याद रहेगा नहीं रहेगा, किसको पता। तो कल को अगर पार्टनर्स में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो उस चीज के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि कौन सही है और कौन गलत। तो जब ओरल पार्टनरशिप डीड है तो उसमें क्या होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट होगा तो हमारी जो पार्टनरशिप है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ओरल जहां तक हो अवॉइड करनी चाहिए, हालांकि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। और अगर रिटर्न में होगी, ऑन द अदर हैंड अगर रिटर्न में है, तो इसमें क्या है कि हर चीज लिखी हुई है, कोई डिस्प्यूट होगा, हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप जो डीड है उसके अंदर क्या लिखा गया है, जो लिखा गया हमें उसी को फॉलो करना है, उसमें लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। यहां तक आई होप क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये बता दी कि अगर रिटर्न है तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कंटेंट है, वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर हमने ओरल बनाई तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब पार्टनरशिप डीड ओरल होगी तो किसी एक पार्टनर का फायदा हो जाएगा, किसी एक का नुकसान होगा, ठीक है जी। कैसे, अभी आपको मैं बताऊंगा। खैर, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ओरल है तो इसमें भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल अप्लाई हो जाएंगे अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है। उसमें ना आपका रूल चलने वाला है ना मेरा रूल चलने वाला है, किसका रूल चलेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। उन रूल्स के अंदर जो लिखा गया है हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, एक तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए भी, दूसरा एमसीक्यू के लिए भी। तो हम अब ये जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो क्या क्या रूल हैं उसके लिए बने हुए, अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होगी, होगी ओरल, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, सबसे पहली बात तो ये आती है भाई प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट के लिए तो काम शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। तो याद रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ओरल है, वर्बली है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन चाहे कोई कितनी भी करे, प्रॉफिट तो बराबर ही बटेगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, सपोज करो कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है जी, ए और बी क्या है, दो पार्टनर है। अब दोनों ने पार्टनरशिप डीड ओरल रखी है, दोनों दोस्त हैं तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड ओरल रखी। ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 2 लाख, ठीक है। अब क्योंकि इनकी पार्टनरशिप डीड ओरल में है तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लग जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर बांटना पड़ेगा। तो मान लो कि इनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 का प्रॉफिट अगर ये बराबर बांटेंगे तो इसको मिलेगा 25,000, प्रॉफिट में से इसका हिस्सा होगा 25,000 और इसका भी हिस्सा होगा कितना, 25,000। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो किसी एक का फायदा किसी एक का नुकसान होगा। तो आप यहां देखो फायदा किसका हो रहा है, फायदा बी का हो रहा है, बी का फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, इसने 2 लाख रुपया लगाया और कितना पैसा, इसको कितना प्रॉफिट मिला, 25,000।
और इसने इससे डबल से भी ज्यादा लगाया, यानी 5 लाख। इसको भी कितना मिला, ए को 25,000। तो किसका फायदा हुआ, बी का फायदा, कम पैसे में उतना प्रॉफिट, और ए का नुकसान, ज्यादा पैसे में भी उतना ही प्रॉफिट जितना कम वाले को हुआ। तो मैंने आपको बोला किसी एक का फायदा किसी एक का नुकसान होगा, ठीक है। तो खैर जो भी हो, फायदा या नुकसान पहले सोचना चाहिए था इनको, नहीं सोचा तो बांटो बराबर प्रॉफिट, ठीक है जी। चलिए पहला आ गया रूल। दूसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आप सबको पता है कि कैपिटल, जो पैसा हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएंगे वो कैपिटल है। दोनों ने कैपिटल लगाई, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक ने 5 लाख एक ने 2 लाख लगाई। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भाई नहीं मिलेगा, क्या है, नॉट अलाउड। किसी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल 5 लाख थी, ठीक है, और बी की कैपिटल कितनी थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, है ना। तो मान लो कि ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होती तो इंटरेस्ट का प्रोविजन होता। तो अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड होती तो, और मान लो 10% इंटरेस्ट का प्रोविजन होता, तो ए को एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम कितना इंटरेस्ट मिलता साल का, 50,000। बी को कितना मिलता, 20,000। ये तब मिलता जब पार्टनरशिप डीड होती, लेकिन यहां पे नहीं है। इसका मतलब ना इसको 50,000 मिलेगा ना इसको 20,000 मिलेगा। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ओरल है। तो अगेन यहां देखो ए का ज्यादा नुकसान हो रहा है, बी का नुकसान कितना है, अगर मिलता तो 20,000 मिलता और ए को 50। तो बी के मुकाबले ए का ज्यादा नुकसान है, बी का नुकसान सिर्फ 20,000 है, उसको 20,000 नहीं मिला, लेकिन ए का नुकसान कितना है, 50,000। तो अगेन जैसे मैंने बोला था कि किसी एक का फायदा किसी एक का नुकसान होने वाला है, तो यहां पर भी आप देखो एक का फायदा एक का नुकसान हुआ। एनी हाउ, अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं तीसरे रूल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, ड्रॉइंग्स क्या है भाई, ड्रॉइंग्स का मतलब हो गया जो पैसा पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे। तो अगर पार्टनर ने पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, लेकिन इस केस में किसी पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि बेसिकली ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि ड्राइंग्स को डिस्करेज किया जा सके, क्योंकि पार्टनर फालतू में ड्राइंग्स करे ना। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रखा होगा तो कोई भी फालतू ड्राइंग्स नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको करेगा तो उसको याद रखना पड़ेगा कि मुझे इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए बेसिकली इंटरेस्ट रखा जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो पार्टनर्स को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं देना, कोई कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये भी याद रखो, बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लोन देता है, ठीक है जी। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, पैसों की जरूरत पड़ी और किसी एक पार्टनर के पास पैसा था, उसने एज ए लोन दे दिया। अरे लोन दे दिया तो जिस पार्टनर ने लोन दिया उसको दे दो ना 6% इंटरेस्ट, ये रूल है। कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम। तो याद रखना, अगर कोई, याद रखना लोन किसने दिया, लोन अगर पार्टनर ने दिया, भाई बैंक ने लोन दिया तो बैंक को तो उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना बैंक उस वक्त चार्ज कर रहा होगा। लेकिन अगर पार्टनर लोन देता है तो उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट में देना ही देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है तो उसमें जितना लिखा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर उतना देना, अदरवाइज 6% का वो हकदार है, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट रूल, क्या है, क्या पार्टनर्स को सैलरी या फिर कोई कमीशन मिलेगी? आंसर इज नो, नॉट अलाउड। भाई ये तो क्या हो गया, ये तो बेइंसाफी है कि नहीं। ए और बी दो पार्टनर हैं, है ना। मान लेते इस बार की दोनों ने बराबर अमाउंट कैपिटल लगाया था, इसने भी 10 लाख लगाया, इसने भी 10 लाख लगाया, लेकिन जो बिजनेस में काम कर रहा है वो ए है। और अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो ए को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन। तो उस केस में क्या होगा, ए को लगेगा अरे यार मैं पैसा तो मैंने भी बराबर लगाया लेकिन काम तो मैं ही कर रहा हूं, बी तो घर पे बैठा हुआ है, तो मैं यहां काम कर रहा हूं, वो घर पे बैठ के प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो गलत है। भाई गलत है तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें शुरू में पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी, और अगर नहीं बनाई तो सैलरी कमीशन के तुम हकदार नहीं हो।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पार्टनरशिप है उसमें हमेशा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जिसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी हो, ताकि किसी का फायदा किसी का नुकसान ना हो, दोनों को बराबर शेयर मिलता रहे अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स, और कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये रूल आपको याद रखने हैं। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे होगी, तो आपको याद रखना इक्वल होगी। कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा ओवरऑल पार्टनरशिप डीड में। बैंक इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। लोन अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट, याद रखना 6%, और सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। आई होप इतना आपको क्लियर है। चलिए अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर जो टर्म्स मैंने यूज की, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, वो जितनी भी मैंने टर्म्स यूज की एक बार मैं आपको बता देता हूं। शायद मैंने मिटा दिया, हाँ चलो खैर मिटा दिया होगा। खैर जो भी था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। तो फॉर्मेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यानी जो पैसा आपने विड्रॉ किया, अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है, रिटर्न में नहीं है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होता ही नहीं, लेकिन अगर रिटर्न में है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। तो उसके अंदर अलग अलग केसेस हैं। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा फास्ट रखूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं कि आपको इन डेप्थ में प्रिपरेशन करवाऊं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम कोई पैसा विड्रॉ करेंगे और उसको पे इंटरेस्ट देना है, तो उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्या क्या? एक तो जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? टोटल अमाउंट विड्रॉन, ठीक है जी, जिसके ऊपर की हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। दूसरा, कितना इंटरेस्ट देना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है कितने पीरियड के लिए लगाना है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, या पूरा साल का। तो जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट लगाना है, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने समय का इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, या पूरे साल का, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं पहला केस करवाने जा रहा हूं। वो केस क्या है? केस फर्स्ट, पहला केस, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट स्पेसिफाइड। भाई क्या मतलब कि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई। जरा ध्यान से देखो, मैं भी लिखूंगा, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एक्स विड्रू, यानी एक्स ने ड्राइंग्स की ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग 2017। क्वेश्चन में कहा जाएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, जो अमाउंट विड्रॉ किया वो, दूसरा, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है वो, और तीसरा, कितने पीरियड के लिए, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इस केस में देखो, एक्स विड्रॉ ₹10,000, अमाउंट जो विड्रॉ किया वो तो 10,000 है। चलिए जरा इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना अमाउंट विड्रॉ किया, फॉर्मूला क्या होगा, चलिए फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, छोड़ दो उसको, सीधा ही। टोटल अमाउंट विड्रॉ किया मैंने 10,000, ठीक है, ये चीज आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई वो आपके सामने है 10%, और कितने समय के लिए, यहीं पर दिक्कत है, टाइम पीरियड नहीं पता हमें। इसने कहा ड्यूरिंग 2017। अब भाई 2017 जनवरी में शुरू हुआ होगा, 31 दिसंबर को खत्म हुआ होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कब ये 10,000 रुपया विड्रॉ किया हमें नहीं पता।
देन इन दैट केस जहां पर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी होगी, आपको हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, वो हो जाएगा 500 रुपीज। तो आप याद रखना कि जब भी कभी डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है तो आपको हमेशा हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इस केस में मैंने हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। और याद रखना ये सर बहुत बहुत इजी है, क्या है, एक लाइन में तो आंसर आ गया, लेकिन आप ये चीज आगे भूल जाओगे जब प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट होगा, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। तो क्या होता है कि उस समय हम ये इग्नोर कर देते हैं कि यहां डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी है और गलती से हम पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेते हैं, 10,000 का 10% यानी 1,000 पूरे साल का ले लेते हैं। ये देखते ही नहीं है कि डेट ऑफ विड्रॉल यहां पर नहीं दी गई। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। जब मैं कोई चीज बोलूंगा कि खास ध्यान रखो, तो कोई ना उस पर कुछ मार्क कर लिया करो, कोई स्टार बना दिया, कुछ लिख लिया, ताकि आपको याद रहे कि इस चीज पे मैंने कहा था भाई, ये चीज आपको याद रखना है, ये भूल जाती है, भूल जाने वाली चीज है। तो आप उसको कुछ ना एक अपने ढंग से कुछ मार्क कर लिया करो ताकि आपको वो चीज याद रहे। तो ये हमारा पहला केस था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमें लगाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं शॉर्टकट में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब 3 केसेस ऐसे बता रहा हूं जिसमें कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है मंथली। ठीक है, तो 3 केसेस क्या हैं, पहले मैं लिख देता हूं, फिर धीरे से इसको आराम से समझेंगे। पहला केस, अमाउंट withdrawn in the beginning of every month, beginning of every month। ठीक है जी। सेकंड केस, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, withdrawn at the end of every month। और थर्ड केस होगा withdrawn in the middle of every month, middle of every month। ये 3 केसेस हैं। ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करे, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, या फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ से 31 जनवरी, 31 फेब, सॉरी 28 फेब, 31 मार्च, 30 मई एंड सो ऑन, या मिडिल में, मिडिल हो गया 15 जनवरी, 14 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल एंड सो ऑन। तो 3 अलग अलग केस मैंने आपको बता दिए, बिगिनिंग, एंड एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, चलिए बिगिनिंग वाले से शुरू करते हैं। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करेगा तो देखो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन। अगर मान लो 1 जनवरी को उसने सपोज करो कि 100 रुपया विड्रॉ किया, फिर 1 फेब को, तो अगर 1 जनवरी को 100 रुपया विड्रॉ किया तो मान लो 10% इंटरेस्ट है तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा यानी 10 रुपए। अच्छा, 1 फेब को किया 100 रुपए, 10% इंटरेस्ट पूरे साल का, लेकिन क्योंकि 1 फेब है, साल खत्म होने में, अगर मान लो साल दिसंबर को खत्म होता है तो साल खत्म होने में 11 महीने बचे हैं, तो इसका निकालना पड़ेगा। 1 मार्च को किया 100 रुपए, 10%, तो अब साल खत्म होने में 10 महीने बचे, फिर 9 महीने बचे, ठीक है जी, फिर 8 महीने, तो फिर सबको हम टोटल करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस, फिर टोटल करना, और बहुत सारी कैलकुलेशन मतलब टाइम वेस्ट, और बहुत सारी कैलकुलेशन मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापिस आते हैं, हम इस मेथड से नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे इसको निकालने के 2 मेथड हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड जो थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। मैंने कहा कि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा कि आप प्रोडक्ट मेथड से करोगे या सिंपल मेथड से, तो हम यहां पे यूज करेंगे सिंपल मेथड। और ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में, मैक्सिमम 3 नंबर में पूछा जा सकता है, और कई बार तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी, कि आपको एक अमाउंट दे देंगे भाई इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अच्छा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहले इसका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या बनता है। इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट विड्रॉन
जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, एपी यानी एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड बाय 12, ये फॉर्मूला है अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो। ठीक है जी। चलिए अब देखिए टोटल अमाउंट विड्रॉन। एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, राम विड्रू ₹500 per month on first date of every month at the rate of 12% per annum। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो 12% है और क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये पहला केस। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, अब इसको करेंगे सॉल्व। मुझे तीन चीजें चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट में करेंगे। मुझे तीन चीजें चाहिए। एक तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉल किया, तो यहां पर लिखा नहीं है कि कितने महीने ड्राइंग्स की, तो जब नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि पूरे 12 महीने उसने निकाले। वैसे तो टोटल अमाउंट जो विड्रॉन है, टोटल अमाउंट विड्रॉन जो है वो क्या कर लेना है भाई, 500 रुपया हर महीने, तो साल में होते हैं 12 महीने, तो उस हिसाब से इसने टोटल साल में जो अमाउंट विड्रॉ किया वो है 6000। आई होप ये क्लियर है। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए थी, रेट। वो तो क्वेश्चन में गिवन है 12%, कि मैंने अपने से लिया, कुछ भी हो सकता है, 10%, 8%, कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज मुझे चाहिए एवरेज पीरियड। अब देखो आप सिंपल एवरेज पीरियड कैसे बनाओगे, ठीक है, ये याद रखना। एवरेज पीरियड 12 महीने ड्राइंग्स की है तो हम कर लेंगे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। याद रखना 12 महीने ड्राइंग की है तो हम लिखेंगे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 13/2 कितना हो गया, 6.5 मंथ्स। ठीक है, हमें एवरेज करना है तो दो के साथ, क्योंकि दो टर्म्स ऐड करें तो दो के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो अब एक चीज दोबारा सुन लो, 12 महीने ड्राइंग्स की है, मैंने बोला इस केस में पूरे 12 महीने ड्राइंग्स की थी हमने। लेकिन मान लो कि जरूरी नहीं है कोई पार्टनर 12 महीने ड्राइंग करे। अगर किसी ने 8 महीने की है तो भाई यहां पर फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। अगर 8 महीने की है तो 8 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अगर 7 महीने की है तो हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर 6 महीने की है 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और सपोज करो 8 महीने की है तो एक चेंज और करनी है, 500 रुपया। कितने महीने विड्रॉ किया, 8 महीने, तो 500 × 8 करोगे। 7 महीने तो 500 × 7 करोगे। ठीक है, तो अभी जो हम केस कर रहे हैं इसके अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि किसी ने पूरे 12 महीने ड्राइंग्स की हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो एवरेज पीरियड बन के है 6.5, 12 + 1। अब निकाल लो इंटरेस्ट, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। ठीक है, बाकी मैं यहां जस्ट ए सेकेंड, हाँ, तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं इसको। लगा लो जी फॉर्मूला इंटरेस्ट का। फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल अमाउंट विड्रॉन। कितना अमाउंट विड्रॉ किया था, वो किया था 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपके सामने कितना है, 12%। ठीक है, इनटू क्या था, एवरेज पीरियड बाय 12। आपने एवरेज पीरियड निकाला, कितना बना था, 6.5/12। अब इसको आप कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा 390 आपका आंसर। ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि सपोज करो कि ये पीरियड मैं इसमें चेंज कर दूं। अगर मैं बोलूं कि किसी ने 7 महीने ड्राइंग्स की हैं, ठीक है, याद रखना कितने महीने, मैं यहां लिख रहा हूं 7 मंथ के लिए, तो आपने सिंपल क्या करना है, टोटल अमाउंट विड्रॉ क्या हो जाएगा, अमाउंट विड्रॉन। क्योंकि अगर आपने 7 महीने ड्राइंग्स की हैं तो उस केस में टोटल अमाउंट हो जाएगा 500 × 7 यानी 3500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 12%। ठीक है, एवरेज पीरियड, तो मैंने क्या बोला था, जितने महीने ड्राइंग्स की वो आपने पहले लिखना है। यहां पे की थी 12 महीने। इस केस में मैंने बोला कि सपोज करो कि 7 महीने ड्राइंग्स हैं, तो हम करेंगे 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8/2 यानी 4 मंथ्स। तो मान लो कि अगर 7 महीने के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट निकालना है कि 7 महीने किसी ने ड्राइंग की है, तो टोटल अमाउंट विड्रॉन फॉर्मूला तो यही रहना है। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया था, 3500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, मान के चलते हैं 12% ही, इंटू एवरेज पीरियड। अभी हमने क्या निकाला, 7 महीने के हिसाब से एवरेज पीरियड, 4 महीने का 4/12 कर लेंगे। तो इस तरह से कर लो, 140 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना मेन जो चीज है इसमें वो है एवरेज पीरियड। जितनी
7+1 करो, 8 महीने 8+1 करो, डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही है। 9 मंथ्स है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2। 10 महीने 10+1 डिवाइडेड बाई 2। और यहां पर जब टोटल अमाउंट विड्रॉ करोगे तो वो भी नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से करना। अगर 10 महीने है तो 500 जितना अमाउंट विड्रॉ किया मल्टीप्लाई बाय 10। 7 महीने है तो 500 इंटू 7। 6 महीने तो 500 इंटू 6। अमाउंट विड्रॉ अलग अलग हो सकते हैं, तो ये तो मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है, ये समझाने में मुझे लगता है कि मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन असल में जब आप इसको निकालोगे, तो मैं आपको समझा रहा था अलग अलग एग्जांपल देके, लेकिन अगर आप निकालोगे और जल्दी से फॉर्मूला लगाओगे एवरी पीरियड का, तो मुझे लगता नहीं कि 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा पैसा याद आ रहा है, एक या 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम आपको लगेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, तो ये वाला केस हो गया, पहला खत्म, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। अब आते हैं किस पे, सेकेंड ऑफ एवरी मंथ पे भाई, सेकेंड ऑफ एवरी मंथ। अब आते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी हटाते हैं। चलिए, अच्छा, अब है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के आखिर में, ठीक है भाई, ऐसा है फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। टोटल अमाउंट विड्रॉन, ठीक है, रेट एवरेज बाय 12, फॉर्मूला सेम रहने वाला। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा सेम फॉर्मूला भाई, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। छेड़छाड़ कहां होगी, छेड़छाड़ होगी सिर्फ इसमें, बाकी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यही एग्जांपल लिख देता हूं। राम विड्रू, इस बहाने राम का नाम भी ले लेते हैं। राम विड्रू ₹500 पर मंथ ऑन, अब लास्ट डेट, एंड है ना, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब लास्ट डेट लिख देते हैं, बराबर है। चलिए, अब चेंज क्या हुआ भाई, फर्स्ट की जगह लास्ट डेट हो गई, तो आपको थोड़ी सी ही चेंजेस करनी है। यहां पर मैं फिर ये मान के चल रहा हूं कि राम ने पूरे महीने ड्राइंग्स की हैं, तो टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया उसने भाई, विड्रॉन हर महीने के आखिर में, फॉर एग्जांपल 31 जैन को उसने विड्रॉ किया होगा, 28 फेब को, 31 मार्च को, ठीक है, 30 मई को, एंड सो ऑन। तो हर महीने के एंड में लेकर उसने ड्राइंग्स की। टोटल अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉ किया भाई, 500 हर महीने के एंड में करेगा तब भी 12 महीने ही बनेंगे, तो अमाउंट तो वही रहने वाला 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, चेंज किसमें आनी, मैंने क्या कहा था, क्या चेंज होगा, एवरी पीरियड। सिंपल, आप एक काम कर लो, बिगनिंग है, ठीक है, तो आपने +1 करना है। क्या होगा, बिगनिंग है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, तो आप नंबर ऑफ मंथ्स में +1 करोगे, और एंड है तो नंबर ऑफ मंथ्स में -1 करोगे। तो यहां पर क्या होगा, 12 - 1 डिवाइडेड बाई, देखो थोड़ा सा ही फर्क है, यहां पर हमने लिखा 12 + 1, बिगनिंग में करना है +1 और एंड में करना है -1। 11/2 यानी ये हो गया 5.5 मंथ्स। तो अब निकाल लो इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉ किया 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है 12%, ठीक है, और एवरेज पीरियड, अब हमारा एवरेज पीरियड कितना है 5.5/12, 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 300, 330 हो जाएगा इस केस में आंसर, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर है। तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर बिगनिंग होगी, थोड़ा सा मैं यहां पे जगह बना लूं, अगर बिगनिंग होगी तो नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ्स आपने पैसा विड्रॉ किया +1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। एंड है तो नंबर ऑफ मंथ्स -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, सॉरी -2 नहीं -1, सॉरी, यहां पे +1 यहां पे -1, ये दो क्लियर हो गए। अब आते हैं अपने तीसरे पे। तीसरा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर मंथ के मिडल में। चलिए, फॉर्मूला मैंने कहा सेम 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 सेम, ठीक है। अब इसमें भी जय श्री राम से शुरू करते हैं। विड्रू ₹500 पर मंथ इन दी, अब ले लेते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है जी। फिर से मुझे 3 चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट मुझे विड्रॉ जो किया
वो कितना होगा भाई, वो भी उतना ही होगा जितना पहले था। कितना था, वही 500 इंटू 12 कर लो, हो गया 6000। ठीक है, चेंज हमेशा किस पे आएगी, एवरेज पीरियड पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है। अब एवरेज पीरियड, अब याद रखना बिगिनिंग है तो +1 नंबर ऑफ मंथ्स, +1 डिवाइडेड बाय 2। एंड है -1 नंबर ऑफ मंथ्स, -1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर मिडल है तो ना प्लस ना माइनस, जितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं कितने, 12 डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, कितना हो गया, 6 मंथ्स। तो निकाल लो जी इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 6000। फॉर्मूला वहां से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। और एवरेज पीरियड जो अब हमें लगाना है वो है 6/12। तो ये और ये कैंसिल, 2 कैंसिल, 360 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपने जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेना है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो 3 केस मैंने आपको बताए, 3 केस मैंने बताए, जल्दी से इसको कर लेते हैं। एक है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक है एंड ऑफ एवरी मंथ, और एक है मिडल। ठीक है, बिगिनिंग में क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरे साल का निकालना है 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आपका आ जाएगा 6.5। अगर मान लो किसी ने 7 महीने ड्राइंग्स की तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा 8/2 यानी 4 मंथ। सीधा 4 लिख देते हैं, 4 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो बस आपने नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी मंथ्स ड्राइंग की, +1 करना है बिगिनिंग के केस में, -1 करना है n-1 डिवाइडेड बाय 2 किसमें, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और ना प्लस ना माइनस, सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल याद रखो, कितने मैंने ड्राइंग्स की, नंबर 1, और कब की, बिगिनिंग, एंड या मिडल। बिगिनिंग है तो +1 कर देना, मिडल है एंड है तो -1 कर देना, और मिडल है तो ना प्लस ना माइनस, जितने मंथ्स ड्राइंग की डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अमाउंट तो आपका आसान है निकालना, 7 महीने ड्राइंग्स की होंगी तो अगर 500 है इंटू 7 कर लेंगे, 12 महीने ड्राइंग्स की है तो 500 इंटू 12 कर लेंगे। तो हर केस में वैसा ही करना है, जितने महीने ड्राइंग्स मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट विड्रॉन के साथ, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेनी है। तो अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने आपको बताए 4 केसेस, कोई 4 केसेस और हैं जो अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में। मैं अब कोशिश करूंगा कि हर एक या 2 सेशन के अंदर एक जो पार्ट है उस टॉपिक का वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो पूरा इसका प्लान करके कि हर टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने दिन देने हैं, उस हिसाब से हम करेंगे ताकि जल्दी जल्दी ये खत्म हो और हमें फिर एक रिवीजन का मौका भी मिले। तो आज के लिए इतना, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना बुक से, एग्जांपल्स, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी या जो भी आप बुक से करना चाहो कर लेना। आज का सेशन इतना ही। कल मैं बाकी के जितने केसेस हैं इंटरेस्ट ड्राइंग के वो खत्म करूंगा, और उसके बाद हम वो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट बाकी चीजें पढ़ेंगे। आज तक के लिए तो इतना ही है। हाँ, बस एक चीज है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।